गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई एम पिंकी शर्मा, योर टीचर, योर फ्रेंड। इस वीडियो में हम सीखेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। उसके बाद हम इसके रूल्स जानेंगे, कैसे कैसे हमें वर्ब्स कहाँ, किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कैसे लगती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक हमारा, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके 9th से लेके 12th तक, 9th से लेके 11th तक जो आपके एरर फाइंड आउट आती है। यानी कि एरर फाइंड आउट चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं भी एरर ढूंढना आता है। यानी कि एक, अगर आप बात करते हो आपके 9th टू 12th क्लास एग्जामिनेशन की, तो हमेशा यहाँ से 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एरर के हिसाब से इसमें से आ जाता है, एरर पूछी जाती है, कहीं आपको वर्ब रॉन्ग लगा के दे दी जाती है तो वहाँ से आपको ठीक करना पड़ता है। अगर बात हम किसी कंपटीशन की करते हैं, तो हर कंपटीशन में ये एक एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से 1 और 2 मार्क्स का जो है कंटेंट जरूर पूछा जाता है। तो प्लीज़ listen it carefully and please make your own notes from this topic. I will try my best to make you understand. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि नाम से पता चलता है कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, यानी कि जहां पे सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि उन दोनों के आपस में एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट है कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर यूज करनी होती है, और यदि आपकी वर्ब सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। और जहां हमारा ये एग्रीमेंट टूट जाता है, यानी कि जहां ये एग्रीमेंट मैच नहीं होता है, वहां हमारे मिस्टेक हो जाती है। और कई बार कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन जब हम उनका यूज करते हैं तो सिंगुलर माने जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिटिल बिट कंफ्यूजन हो जाता है सभी स्टूडेंट्स के अंदर, और वो फिर उसके हिसाब से वो पुट नहीं कर पाते। तो आज हम अपना इस वीडियो के माध्यम से आज हम अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर कंफ्यूजन दूर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये तो पता ही चल गया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि नाम से पता चलता है कि सब्जेक्ट का और वर्ब का आपस में एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट है वो सब्जेक्ट एग्रीमेंट है। जहां हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ती है, और यदि वर्ब हमारे सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट भी उसके साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि यदि दोनों दोनों की कैटेगरी एक होनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर। यानी कि यदि दोनों की में अगर बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस होगा, तो क्या होगा, हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो एक बार हम इसका इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं। कहते हैं द वर्ब हैज इट्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अब आप कहोगे कि जो वर्ब है उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। अब आप कहोगे भाई ये तो आपने पहली बार सुना है। आपने देखा होगा जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखना, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको सिंगुलर हमें बनाना पड़ता है। यानी कि वर्ब जो दी होती है, यानी कि हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में हमें मिलती है। यदि हमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और हम यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ हम लगा रहे हैं तो उसको हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो आप कहोगे भाई सिंगुलर कैसे बनाना पड़ता है। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो आपको याद ही होगा, जहां हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाया था। और कहाँ लगाया था, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो तब हम लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते थे। यानी कि वर्ब के साथ जो हम एस और ई एस लगाते हैं तो उससे किसका मतलब क्या, हमने वर्ब को क्या किया, सिंगुलर किया। तो इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि जो वर्ब है उसकी दोनों फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। तो क्वेश्चन उठता है भाई प्लूरल फॉर्म तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है, उसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन यदि वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। फिर क्वेश्चन उठता है, फिर हम इसको सिंगुलर, क्या हर टेंस में इसको सिंगुलर बनाया जाता है, नहीं।
क्वेश्चन उठता है कि जिस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वहां पे तो हम हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट को डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। वहां पे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कर देती है, फिर वहां पे हमारी वर्ब मैटर नहीं करती। लेकिन जब हम किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल वहां पे हम वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये कहाँ होता है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कहता है ए प्लूरल वर्ब इज रिक्वायर्ड व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। कहता है जब हम दो सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, एंड से हम उसको जोड़े होते हैं, तो वहां पे हमें प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है। जैसे राकेश एंड मोहित आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राकेश एंड मोहित दो अलग अलग हैं, तो इसलिए एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया, आर गुड फ्रेंड्स। वाटर एंड फायर डू नॉट एग्री। अब वाटर एंड फायर, अब यहाँ पे वाटर और जो फायर दो अलग अलग चीज हो गई। डू नॉट एग्री यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हमने डू लगा दिया, क्योंकि डू किसके साथ लगता है, हमारा प्लूरल फॉर्म के साथ लगता है। अब आपके सब में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, भाई ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब लेकिन है तो ये वर्ब का काम भी करती हैं। उसके बाद हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, यानी कि कई बार क्या होता है, हमें देखने में तो सब्जेक्ट दो लगते हैं और वो एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन वो एक सिंगल आइडिया दे रहे होते हैं, एक सिंगल, यानी कि उनका जो पर्पज होता है वो एक का काम कर रहे होते हैं। जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यहाँ पे वेट्स फॉर नो मैन, यानी कि जो टाइम एंड टाइड यानी कि दोनों ये मिलके एक पर्पज कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट है उसके साथ हमने एस लगा के उसको सिंगुलर करना पड़ा। क्यों सिंगुलर करना पड़ा, क्योंकि टाइम और टाइड ये इकट्ठा यूज हुआ है और इसका इकट्ठा मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद राइस एंड दाल इज माय फेवरेट डिश। अब यहाँ पे आप कह सकते हो भी राइस अलग है, दाल अलग है, लेकिन इसके साथ हमने यूज क्या किया, इज यूज किया। फिर कहता माय फेवरेट डिश, फिर लेकिन आप ये सोचो भी हम खाने में उसको यूज कर रहे हैं, सपोज करो हम उसको लंच में हम उसको यूज कर रहे हैं राइस और दाल, क्या आप अकेले राइस खा सकते हो, नहीं ना। क्या अकेला राइस आपका लंच बन सकता है, क्या अकेली दाल आपका लंच बोल सकते हैं हम। तो इसी प्रकार से राइस एंड दाल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से क्योंकि ऊपर बोला गया है कि जब टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए गए हो एंड से और टुगेदर जब वो एक्सप्रेस वन आइडिया यानी कि एक विचार वो प्रकट करेंगे, तो उस सिचुएशन में दो चीजें अलग अलग होने के बावजूद भी वो एक मानी जाती है और हम उनके साथ क्या लगाते हैं, हमारे सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं। आवर थर्ड रूल विल बी when two singular subjects joined by and refer to the same person or thing, the verb is in the singular। कहता है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों और वो एंड से जुड़े हों और एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हों, ठीक है, या फिर एक ही वस्तु के, यानी कि दो सब्जेक्ट हों एंड से जुड़े हों, या तो एक व्यक्ति की तरफ इशारा करें वो या फिर एक वस्तु की तरफ इशारा करें, तो हमें वर्ब क्या लगानी होगी, वहां पे सिंगुलर वर्ब लगानी होगी। जैसे एग्जांपल है माय फ्रेंड एंड गाइड इज डेड, माय फ्रेंड एंड गाइड इज डेड। अब यहाँ पे माय फ्रेंड एंड गाइड यानी कि मेरा फ्रेंड वो उसका दोस्त भी है और उसका गाइड भी है, यानी कि उसको रास्ता दिखाने वाला भी है, इज डेड यानी कि वो मर गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड और गाइड दोनों एक ही हैं। अब क्वेश्चन उठता है भाई ये हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे माय फ्रेंड और गाइड जो है दोनों एक हैं या अलग हैं। तो ध्यान रखना इसमें यदि वो अलग अलग होंगे तो आर्टिकल लगा होगा, तो कैसे लिखा होगा, माय फ्रेंड एंड द गाइड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो गाइड वर्ड है यदि वो अलग व्यक्ति होता तो इसके पहले कोई हमें आर्टिकल मिलता, यानी कि यदि एक सेंटेंस में यदि दो व्यक्तियों को वो रेफर कर रहा है और दोनों के साथ अपने अलग अलग आर्टिकल लिखे हुए हैं,
तो वो दो व्यक्तियों को रेफर करेंगे, वो दो माने जाते हैं। यदि एक आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो एक माना जाता है। ये हमारा एक सेकंड जो जो एक एग्जाम्पल और है, इससे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे द पोएट एंड स्टेट्समैन हैज कम। अब देखो भाई, आप सोचोगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो, द पोएट एंड स्टेट्समैन। अब यहाँ पे पोएट अलग है, स्टेट्समैन अलग है। हैज कम, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो सिंगुलर लगा दी है। यानी कि लेकिन हमें देखना है भाई सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है क्या वो कंप्लीट हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप इसको कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि पोएट और स्टेट्समैन जो आप दो समझ लोगे और यहाँ पे वर्ब लगा दे सिंगुलर, तो आप कंफ्यूजन हो गए। यहाँ पे हैव लगा सकते हो तो, लेकिन आप रोंग हो सकते हो। क्यों रोंग हो गए? क्योंकि यहाँ पे दा लगा दिया, यानी कि एक आर्टिकल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही रूल आपको बताया था, वहां पे आपको आर्टिकल को काउंट करना होगा, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग व्यक्ति दिखे तो उसमें देख लेना, यदि फर्स्ट के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ है और सेकंड के साथ भी आर्टिकल लगा हुआ तो मतलब वो दो हैं, यानी कि वो प्लूरल है, तो उनके साथ वो प्लूरल लगेगी। लेकिन यदि एक के साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, जो पोएट है यानी कि वो व्यक्ति तो एक है लेकिन उसमें क्वालिटी दो है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब दो पर्सन या दो ऑक्यूपेशन आपका उनके साथ एक आर्टिकल लगा हो, यानी कि एक पर्पज को एक आर्टिकल के साथ उसको मेंशन किया गया हो, तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं और फिर हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, हम अपनी सिंगुलर ही वर्ब लगाते हैं। आई थिंक आपको ये रूल आपका क्लियर हो गया होगा। अब नोट पे भी लिख रखा है, देखो ये क्या कहता है, कहते इफ द आर्टिकल इज यूज्ड वंस, यदि आर्टिकल एक बार यूज की गई है, द टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, तो उसका मतलब क्या है, एक आर्टिकल यूज करने का मतलब क्या है, जो दो नाउन है वो एक व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं, यानी कि वो एक व्यक्ति ही उसको इशारा कर रहे हैं या फिर एक वस्तु है। एंड द वर्ब यूज्ड इन सिंगुलर, और इसलिए जो वहां पे हम वर्ब जो लगाएंगे वो सिंगुलर के लगाएंगे। बट इफ द आर्टिकल इज यूज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार होता है, लेकिन यदि आर्टिकल उसके साथ दो बार लगी होगी तो क्या होगा, द नाउन्स रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स, द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल, और फिर उसमें हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कहते द पोएट एंड द स्टेटमैन्स हाउ कम। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, द पोएट एंड द स्टेट्समैन। अब यहाँ पे देखो द पोएट, पोएट से पहले एक आर्टिकल हो गया है, एंड द स्टेट्समैन, और स्टेट्समैन से पहले भी आर्टिकल है, तो इसका मतलब क्या है, पोएट अलग है और स्टेट्समैन अलग है, इसलिए हमने वहां पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाया है, हैव लगाया। इसी प्रकार से आप एक एग्जांपल और देख सकते हो। मैं कहूँ एक आपका टीचर है, ठीक है, और वो आपके क्लर्क का काम भी करता है और आपको टीचिंग भी करता है, तो आपके क्या होगा, वो दोनों क्वालिटी किस में होगी, एक में होगी। तो आप क्या कह सकते हो, द टीचर एंड क्लर्क हैज कम। द टीचर, टीचर से पहले द लगा दिया, एंड क्लर्क, एंड क्लर्क जोड़ दिया आपने उसके साथ, क्योंकि उसमें टीचर की क्वालिटी भी है और क्लर्क की क्वालिटी भी है, ठीक है। हैज कम लिखोगे आप। उसी प्रकार से सपोज करो आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल है, वो आपको टीच भी करते हैं और प्रिंसिपल का काम भी करते हैं, तो आप उनको क्या कह सकते हो, द प्रिंसिपल एंड टीचर। द टीचर एंड प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम। यानी कि एक व्यक्ति में दो क्वालिटी है, तो ये किससे पता चलेगा। आई थिंक आपको ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि यदि इस प्रकार से यदि टू ऑक्यूपेशन हम एक्सप्रेस करते हैं और उनके साथ यदि हम डिफरेंट यानी कि अलग अलग हम आर्टिकल दोनों की अपनी सेपरेट सेपरेट अगर उनके साथ हम आर्टिकल ऐड करते हैं तो वो हमारा प्लूरल माना जाता है। यदि हम एक ही आर्टिकल लगाते हैं और जो ऑक्यूपेशन है वो हम टू यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक व्यक्ति में दो क्वालिटी है, इसलिए हम उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हमारा फोर्थ रूल है, यदि आपको किसी सेंटेंस में ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, मैनी, ए आ जाए तो ये इनके साथ आपको हमेशा क्या करना है, आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। यानी कि आपको सेंटेंस में इस मिल जाए, एवरीवन मिल जाए, ईदर मिल जाए, नीदर मिल जाए, याद रखना ईदर और नीदर के साथ और या नोर नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आपके ओनली ईदर या नीदर होने चाहिए आपके सेंटेंस के अंदर। आपको ध्यान क्या रखना है, यदि सेंटेंस में आपको ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, मैनी, ए ये सब आ जाए तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी। और याद रखना ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर,
और मैनी ए, इनके साथ आपकी जो नाउन है वो आपकी प्लूरल यूज हो सकती है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करनी है। आपको ये ध्यान में रखना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, देखो यहाँ पे ईच वर्ड लगा है, ऑफ दीज गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं भी गर्ल्स प्लूरल है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, नहीं, आपको मेन सब्जेक्ट को पकड़ना है, आपको नाउन को नहीं देखना है। जिस दिन आपको सब्जेक्ट को कैच करना आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मेन सब्जेक्ट यदि पकड़ लोगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके साथ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। गर्ल्स यहाँ पे नाउन है, लेकिन ईच ऑफ दीज जो लगा है, ईच वर्ड इसका मतलब प्रत्येक, यानी कि इन लड़कियों में से प्रत्येक लड़की, टेल्स द सेम स्टोरी, यानी कि वो सेम कहानी बताती हैं, सुनाती हैं, बताती हैं। तो टेल्स, टेल्स आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ इसने एस लगा दिया, यानी कि उसको सिंगुलर कर दिया वर्ब को, और वर्ब को सिंगुलर कर दिया मतलब उसने वर्ब सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज की है। तो आपको ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में आपको अगर वैसे भी अगर कुछ भी ध्यान ना रहे तो आप याद रखना, ईच आ जाए, एवरीवन, ईदर, नीदर, मैनी, ए, यदि आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप सपोज करो आप एरर फाइंड आउट कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो कहीं पे, तो आपको वहां पे ईच, ईदर और नीदर वर्ड मिल जाता है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, आपको देखना है ईदर और नीदर के साथ कहीं और या नोर तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इनका जोड़ा भी होता है। ये इधर और नीदर नोर के साथ भी यूज किए जाते हैं और सिंगल में भी यूज किए जाते हैं। यदि जोड़ा होगा तो रूल अलग होगा, लेकिन यदि जोड़ा नहीं है, अकेले हैं तो उनको अकेला ही माना जाता है, तो सिंगुलर ही माना जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको ध्यान में रखना है, किसी भी सेंटेंस में ईच आ जाए, एवरीवन, ईदर, नीदर मिल जाए, मैनी, ये मिल जाए, तो आपको जस्ट तभी आपको क्या करना, आपको उस सेंटेंस के अंदर यदि आप एरर फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वर्ब को चेक करना है। तो वर्ब को चेक कर लेना, यदि वो सिंगुलर है तो ठीक है, फिर मिस्टेक कहीं, एरर कहीं और मिलेगी सेंटेंस के अंदर, और यदि वर्ब आपको प्लूरल है तो मिस्टेक आपकी वर्ब वाली होगी, तो आपको उसको सिंगुलर कर देना। अब और एग्जाम्पल देखेंगे, एवरीवन वाज गिवन ए सर्टिफिकेट, एवरीवन वाज गिवन, अब एवरीवन जो था उसके साथ वो जा गया है तो ये सिंगुलर हो गया। ईदर ऑफ द टू वर्कर्स इज इनकॉम्पिटेंट, यानी कि ईदर ऑफ द टू वर्कर्स, अब यहाँ पे टू वर्कर्स आ गया है, लेकिन वर्ड क्या है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ईदर और नीदर अकेला होगा तो उनको हमें सिंगुलर ही मानना है, आपको उसके साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखो, नीदर ऑफ दीज आंसर इज दीज आंसर्स इज करेक्ट, तो यहाँ पे नीदर वर्ड आ गया है तो यहाँ पे इज आ गया, इसको सिंगुलर माना गया। मैनी ए बॉय इज टेम्प्टेड टू डू मिसचिफ, यानी कि मैनी ए बॉय, मैनी, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो भाई मैनी तो कई होते हैं, लेकिन आपको याद रखना यदि मैनी के साथ ए वर्ड आ जाते, ए का मतलब क्या होता है, आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो भाई, ए का मतलब क्या होता है एक, मैनी के साथ यदि ए आ गया तो वो एक की बात करेगा, और एक की बात करेगा तो एक क्या होता है हमारा सिंगुलर होता है, तो आपने उसको क्या करना है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज कर देनी है। उसके बाद आई थिंक आपको क्लियर होगा, आपको सिर्फ अपने माइंड में क्या रखना है, ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, मैनी, ए, ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, आपको वर्ब को चेक करना है, और वर्ब यदि प्लूरल है तो उसको सिंगुलर बना देना, और आपकी एरर आपको मिल गई है। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, कहता है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय ईदर और, देखो अभी मैंने बताया था ना भाई ईदर और नीदर ऊपर अगर अकेले हैं तो उनको सिंगुलर माना जाता है, लेकिन उनके साथ यदि और या नोर लगा हुआ है तो द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो हमें क्या करना है, यदि हमारे किसी सेंटेंस में ईदर और आ जाए, नीदर नोर आ जाए, तो जो वर्ब हम लगाएंगे वो हमारे सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, यानी कि एक सेंटेंस में ईदर और नीदर नोर, जब ईदर और या नीदर नोर मिलेगा तो वहां पे आपको दो सब्जेक्टों को कंबाइन किया गया मिलेगा, और वहां पे दो सब्जेक्ट होंगे, तो दो सब्जेक्ट में जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमारी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इधर ही और आई एम टू ब्लेम, यानी कि इधर ही एक सब्जेक्ट हो गया ही आपका, और आई, और एक आई हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो भाई ही और आई दोनों आ गए हैं, तो क्या आप इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाओगे या फिर एम लगाओगे, लेकिन आपने फिर देखा
कि यहाँ पे तो ईदर भी है और भी है, यानी कि इसका तो जोड़ा पूरा है। तो जोड़ा पूरा है तो लास्ट वाले को पकड़ना है। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या है आपका, आई है। तो आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, एम लगाते हैं। आप इसको एक दूसरे रूल में भी एक छोटी सी एक मैंने ट्रिक बनाई है, प्लीज उसको ध्यान में भी रख के आप इसको याद रख सकते हो। ईदर और आई जो हैं वो हस्बैंड और वाइफ हैं। जिस प्रकार से ईदर यहाँ पे जो है हस्बैंड है और आई क्या है, उसकी वाइफ है, तो वो जो वाइफ कहेगी उसके हिसाब से सारा काम सेट होना है। तो यहाँ पे जो ईदर और है तो और के साथ जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो उसके अकॉर्डिंग लगेगी। यानी कि इसमें हंसने की बात नहीं है, एक ट्रिक है आपकी, तो आपको अगर ध्यान ना रहे तो आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। नीदर फूड नॉर वाटर वॉज फाउंड देयर। कहता नीदर फूड और नॉर आ गया है, नॉर को क्या बोला था, वाइफ है, तो किसकी चलेगी, वाइफ की चलेगी। अब नीदर फूड नॉर वाटर वॉज फाउंड देयर, तो यहाँ भी फूड और वाटर दो हो गए हैं, लेकिन हमने वर्ब को क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, वॉज लगा दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, यहाँ वैसे तो फूड और वाटर दोनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको याद रखना, जहाँ अनकाउंटेबल नाउन आती है वहां पे भी हम वर्ब जो लगाते हैं वो सिंगुलर ही लगाते हैं, क्योंकि जिस नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन होती कौन सी है, जिनको हम काउंट अन मतलब नहीं, काउंटेबल काउंट गिनना, एबल योग्य, यानी कि जो चीज गिनने के योग्य नहीं है वो हमारी अनकाउंटेबल होती हैं, और जो चीजें हमारी अनकाउंटेबल होती हैं उनको हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं, यानी कि उसको हम एक मान के उसके साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही लगती है। आप किसी भी चीज के साथ इसको यूज, ये फॉर्मूला आप कहीं भी पुट कर सकते हो, यानी कि जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते उसको हमेशा सिंगुलर मानता है। यहाँ पे फूड और वाटर दोनों ही सिंगुलर हैं, तो भी हमें यहाँ पे क्या लगा दिया, वोज लगा दिया। सिंगुलर भी है, एक चीज है, ऊपर से अनकाउंटेबल भी है, तो दो दो रूल यहाँ पे लागू हो गए हैं। दूसरा, यहाँ पे नीदर और नोर, अभी यहाँ पे नीदर और नोर आ गया है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ ईदर और आ जाए या नीदर नोर आ जाए, तो जो नोर या और है उनके साथ वाला जो सब्जेक्ट है आपको उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो इस नोर के स्थान पे यहाँ पे दीपक होता, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स आ जाता, ठीक है, यहाँ पे फूड को छोड़ के यहाँ पे कोई काउंटेबल नाउन होती तो स्टूडेंट्स आ जाता, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगा देते, फिर यहाँ पे हम वर्क कर देते। फॉर एग्जाम्पल, इस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, यानी कि नोर के पास जो सब्जेक्ट होगा, यदि नोर के पास या फिर और के बाद यदि और के पास जो सेकंड वाला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आप वहां पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाओगे, और यदि आपका सब्जेक्ट उस नोर या और के पास प्लूरल में है तो वहां पे आप अपना क्या लगाओगे, वर्ब की जो फॉर्म यूज करोगे वो प्लूरल फॉर्म यूज करोगे। सपोज करो यहाँ पे आई के स्थान पे इधर ही और दे होता, तो यहाँ पे अभी तो एम है, तो दे के साथ फिर हम क्या लगा देते, दे आर हो जाता, दे आर टू ब्लेम हो जाता। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट रूल हमारा है, कहता है व्हेन द सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, लेकिन नंबर अलग अलग हैं, द वर्ब शुड बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब। जैसे नीदर विशाल नॉर हिज लॉयर्स वर देयर। देखो अभी जो मैंने रूल आपको बताया था अभी यहाँ भी इसने अच्छे से क्लियर कर दिया है, तो आप प्लीज एक बार इसको देखेंगे और ध्यान से इनको नोट्स बना लेंगे अपने। नीदर विशाल नॉर हिज लॉयर्स, देखो भाई नीदर और नॉर के साथ हिज लॉयर्स, हमारी जो सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में दे दिया, तो प्लूरल में दे दिया तो क्या आएगा यहाँ पे, वर हो गया है। उसके बाद मिस्टर बंसल एंड हिज वर्कर्स, मिस्टर बंसल और उसके जो वर्कर्स हैं आर टू बी ब्लेम्ड, तो यहाँ पे वर्कर्स की वजह से यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, आर लगा दिया। तो आपको ध्यान रखना है यदि सेंटेंस के अंदर साथ आपको सेंटेंस में आपको नीदर नॉर और ईदर और मिल जाए, तो आपको और या नॉर के पास यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर लगेगी, और या नॉर के साथ यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल लगेगी। लेकिन साथ में आपको याद क्या रखना है, यदि सेंटेंस में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी, ए, अगर ये वर्ड आ जाते हैं सेंटेंस में तो हमें अपना जो वर्ब लगेगी वो हमारी सिंगुलर लगेगी।
अब हमारा नेक्स्ट रूल है, कहता व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज विद एक्सेट्रा द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट इन नंबर एंड पर्सन। यानी कि यदि हमारा जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो एज वेल एज से या विद से, इसमें कई वर्ड्स होते हैं, टुगेदर विद भी होता है। ओके अभी बताते हैं, देखो इसमें तो इसने सिर्फ क्या लिख रखा है, सिर्फ दो ही चीज लिख रखी है। आप एक बार नोट कर लो, मैं आपको कुछ वर्ड्स और भी बताती हूँ जो इसी रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे आपको मैंने क्या बताया अभी, यदि टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज और विद, इसने सिर्फ दो ही बताए हैं, लेकिन इसमें और भी होते हैं, वो आप नोट करेंगे, प्लीज नोट करें। एज वेल एज, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, कोमा लगाते जाना, विद, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than and not। यदि इनसे आपका सेंटेंस जुड़ा होगा तो आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी वर्ब लगानी है। यानी कि सेंटेंस अगर दो सब्जेक्ट आपके एज वेल एज से, यानी कि अभी जो मैंने वर्ड आपको बोले, एक बार मैं रिपीट करती हूँ, अपने मैच कर लेंगे। एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, accompanied by, led by, led, led by, headed by, headed, headed by, guided by, controlled by, governed by, governed, governed by, rather than and not। and और not इकट्ठा मिलेगा आपको, and not, यानी कि दो सब्जेक्ट जब इन वर्डों से जुड़े होंगे तो आपकी जो वर्ब आपको लगानी है, तो आपको क्या करना है, इन सब्जेक्टों के साथ जो पहले नाउन या प्रोनाउन यूज किए गए ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी वर्ब यूज करनी है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मनीष एज वेल एज यू इज एट फॉल्ट। अब देखो भाई, यहाँ पे मनीष सिंगुलर है और यहाँ पे यू प्लूरल है। एज वेल एज बीच में यूज किया गया, यानी कि दोनों सब्जेक्टों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मनीष को और यू को कौन जोड़ रहा है, एज वेल एज। यानी कि ये जो वर्ड्स मैंने अभी इतने बताए आपको, ये दो वर्डों को, यानी कि दो सब्जेक्ट को जोड़ते हुए मिलेंगे। तो आपको जो वर्ब लगानी है तो आपको पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी, यानी कि यहाँ पे अब क्या देखा आपने, मनीष सिंगुलर है और यू आपका प्लूरल, यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एक प्लूरल होगा। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो वो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए एक रूल बना दिया कि एज वेल एज से, इन एडिशन टू से, टू बिसाइड से, लाइक, अनलाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पेनिड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्नड बाय, रादर देन एंड नोट आदि से जब सेंटेंस आपके जुड़े होंगे तो आपको वहां पे क्या करना होगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट को आपको चेक करना होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। इसीलिए एज वेल एज आ गया यहाँ पे, इसीलिए हमने क्या किया, इज का यूज किया यहाँ पे, क्योंकि मनीष आपका सिंगुलर है, एज वेल एज से आपका सेंटेंस जुड़ा हुआ है और यू आपका सेकंड सब्जेक्ट है। जैसे हमने पहले क्या किया था, नीदर नोर, ईदर और में तो हमें याद क्या रखना है, और नोर के साथ जो सब्जेक्ट लगा होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो वहां पे तो हमें और नोर के साथ वाला सब्जेक्ट को चेक करना होगा। लेकिन यहाँ पे एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड जब दो सब्जेक्टों को जोड़ रहे होंगे तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब अपनी लगानी है। कहता है इफ टू सिंगुलर्स नाउन्स, यदि दो सिंगुलर जो नाउन है joined by and are preceded by each और every, the verb used is singular। यानी कि ये रूल आपको पहले हमने जो रूल किया था उसी के साथ कर लेना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन जोड़े गए हों और उनसे पहले प्रीसीडेड करना होता है, उससे पहले आना बाय ईच और एवरी, यानी कि ईच वर्ड आ जाए या एवरी वर्ड आ जाए तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना। ये हमने रूल पहले भी किया था, तो इस रूल के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने पहले किया था, सबसे पहले यही किया था कि सेंटेंस के अंदर ईच और एवरी आ जाए, मैनी ए आ जाए, तो हमें क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना। जैसे एवरी मैन एंड वीमेन वर्क्स फॉर द गुड, तो यहाँ पे वर्क्स क्योंकि एवरी वर्ड आ गया है, ईच वर्ड आ जाता है, तो ये आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो सेम उसी से आपका काम चल जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है, कहता है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। अब देखो यहाँ पे कई रूल बनाने की जरूरत नहीं आपको, आपको क्या करना है, इधर और नीदर नोर, जहां आपने रूल अपना लिखा उसी के साथ आप इधर नोर और नीदर नोर के साथ ही आप लिख लो नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्योंकि सेम बात नॉट ओनली बट ऑल्सो में के साथ रूल लागू होता है और सेम आपका इधर और नीदर नोर के साथ होता है, क्योंकि उसमें भी क्या है, जो लास्ट वाला जो टू सब्जेक्ट्स हैं, टू में से जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, और सेम नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेम रूल यहाँ पे फॉलो होता है। तो आप ये एक ही रूल बना लेना। आपको कैसे ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस के अंदर इधर और आ जाए, नीदर नोर आ जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, तो हम अपना सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार अपनी हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, नॉट ओनली दर्शन बट आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। कहता है कि केवल जो दर्शन है वो ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, मैं भी इसके लिए उत्तरदायी हूं। तो यानी कि देखो यहाँ पे कहता है नॉट ओनली दर्शन बट आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब सपोज करो, अब आई के साथ तो एम जुड़ रहा है, यानी कि थोड़ा जचता है, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो गए। लेकिन यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हो जाता, ये सेंटेंस हम चेंज करते तो नॉट ओनली दर्शन बट ही, तो वहां पे हम क्या लगाते थे फिर, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यानी कि अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने माइंड में रखना है, यदि सेंटेंस के अंदर क्या आ जाए, ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से हम अपने क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद देखो, ए कोलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द क्लास इट नेम्स इज कंसिडर एज अ यूनिट। अब ये रूल मोस्टली आता है, यानी कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहते जो कोलेक्टिव नाउन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोलेक्टिव नाउन होती क्या है। कोलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होती हैं जब हम किसी ग्रुप में, यानी कि पूरे समूह को एक नाम दे देते, एक संज्ञा यानी कि एक नाम दे दिया। जैसे कि जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है उसको हम क्लास कह देते हैं, ठीक है। और जो जूरी किसको कहते हैं, जो जजों का जो समूह होता है उसको जूरी बोल देते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से जैसे फ्लावर्स का समूह होता है उसको बुके बोल देते हैं। यानी कि जब जो पशुओं का एक जो समूह होता है उसको हर्ड बोल देते हैं। तो ये सब क्या है, आपकी कोलेक्टिव नाउन है। अब ये कहता है भाई कोलेक्टिव नाउन यदि वो इकट्ठे उसमें कंसीडर किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर बात की जाती है, तो उसको सिंगुलर माना जाता है। लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी है, कोलेक्टिव नाउन को यदि हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कई बार ये जो उसमें कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पूछा जाता है, उसमें क्या किया जाता है, जो कोलेक्टिव नाउन होती है ना उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पूछा जाता है। जब उसके पार्ट्स कर दिए जाते हैं तो वो फिर सिंगुलर ना रह के फिर वो क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। फिर उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। देखो आपको इस रूल के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कोलेक्टिव नाउन का जब एक यूनिट के रूप में, यानी कि एक मान के तो उसके बारे में बात की गई है, तो सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। लेकिन यदि उसी कोलेक्टिव नाउन के पार्ट्स में उसको बांट दिया, यानी कि डिवाइडेड वगैरह ऐसे वर्ड आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो उसका मतलब क्या है, जो कोलेक्टिव नाउन है उसके टुकड़े कर दिए हैं। सपोज करो आपके पास एक शीशा है, अगर वो शीशा जो एक मिरर है आपके पास, और जब तक वो टूटता नहीं है तो वो मिरर है, अकेला मिरर है, एक है। लेकिन जब उसको आप गिरा देते हो, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो आपके पास कितने मिरर हो जाएंगे, वो फिर क्या वो एक मिरर बोल सकते हो आप उसको, नहीं ना, वो कई मिरर हो जाएंगे। यदि एक मिरर में आप अपनी तस्वीर देखोगे तो आप एक दिखाई दोगे, लेकिन वो मिरर टूटने के बाद आप क्या देखोगे, हर टुकड़े के अंदर आप अपनी तस्वीर देख सकते हो। तो आप कितने बन जाओगे, आप हो तो एक ही, लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े होने के बाद क्या होगा, वो एक से ज्यादा हो गए हैं, तो मिरर कई हो गए ना, और आपकी इमेजेस भी कई उसमें दिखेंगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना, कोलेक्टिव नाउन यदि वो पार्ट्स में, टुकड़ों में नहीं बढ़ती है तो वो सिंगुलर मानी जाएगी, लेकिन जब वो टुकड़ों में बढ़ जाती है तो वो प्लूरल हो जाती है। तो यही रूल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे द जूरी इज फाइनली कंप्लीट, यानी कि जो जूरी थी वो आखिर में जो अंत में जो है पूरी हो गई। अब ये नोट में क्या कहता है, बट व्हेन द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर कंसिडर इंडिविजुअली द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। लेकिन जब हम उसके इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप में, यानी कि एक एक की बात कर रहे हैं, सपोज करो आप पूरे एक हर्ड की बात कर रहे हो,
सपोज करो आप एक बुके की बात कर रहे हो, उस बुके में एक फूल कुछ स्पेशली कुछ खराब हो चुका है, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ और अलग से क्वालिटी है, और आप उसकी अलग से क्वालिटी मेंशन भी करोगे सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, उसको इंडिविजुअली मेंशन कर दिया। तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, आपको वहां पे वर्ब प्लूरल लगानी पड़ेगी। जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि जूरी जो थी, यानी कि जजों का जो समूह था वो बट गया किसमें, उनकी जो ओपिनियन जो थी वो अलग अलग थी। यदि सभी जूरी मेंबर्स की जो ओपिनियन जो राय एक तो हो जाती, तो यहाँ पे वो जो हो जाता, यहाँ पे डिवाइडेड वर्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो जूरी है उनकी ओपिनियन क्या है, डिवाइडेड हो गई, यानी कि बट गई, यानी कि एक जज की राय कुछ है, दूसरे जज की कुछ है, यानी कि पैनल तो उनका एक है, लेकिन सब ने क्या किया, वो बट गए हैं एक दूसरे, इंडिविजुअली उनके अपनी अपनी अलग अलग राय हैं। तो फिर क्या हो गया आपका, वो अलग अलग माने गए हैं और इसलिए वो प्लूरल हो गए हैं, इसलिए उसके साथ आप क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब आप यूज करोगे। आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, ये वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेगी, इसका आपको सेकंड पार्ट भी मिलेगा। यदि आप कहोगे इसकी मैं एक्सरसाइजेस भी आपको करवा दूंगी, और ये एक आपका कैसा है, एक मॉडरेट लेवल है, यानी कि ज़्यादा हाई लेवल नहीं करवा रही हूँ, आपको एक मॉडरेट लेवल है। इसके बाद जो थर्ड जो वीडियो आएगी आपकी, उसमें इसका हाई लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। यदि आप विलिंग हो तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि आपको इसकी सेकंड और थर्ड वीडियो चाहिए। यदि यस, तो मैं आपके लिए थर्ड वीडियो, सेकंड और थर्ड वीडियो बना दूंगी। Thank you, my dear students. Please like my channel, like, share, and subscribe my video. Thank you.